नमस्कार, आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। तो एक बार फिर मैं आपके सामने संडे के सॉल्यूशन के साथ, ऐसा हर बार मैं वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये संडे का नहीं बल्कि लास्ट थर्सडे का है। तो जो थर्सडे को टेस्ट हुआ था, बिकॉज उधर छुट्टियां चल रही थी दिवाली की, तो संडे आप लोग मॉक नहीं दे पाए। और मेरा हमेशा कहना होता है कि क्लास पढ़े या ना पढ़े, क्लास हो या ना हो, हम घर पे पढ़े या ना पढ़े, मॉक कंटिन्यू देना होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मॉक डेली देना चाहिए। मॉक एक ऐसी चीज होती है बेटा कि लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उतने ही टाइम के मॉक में पूरे कोर्स का निचोड़ होता है, जिससे हम एक बार पूरी तरीके से सिलेबस से रिफ्रेश हो पाते हैं और हमें भी ये पता चल पाता है कि क्या चीज मुझे आती है और क्या चीज मुझे नहीं आती। ठीक। तो लास्ट संडे हो नहीं पाया था, तो वीक में जो थर्सडे पड़ा, उस थर्सडे को आपने मॉक दिया। ठीक। तो मॉक का एनालिसिस हर बार आपको इवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से वीडियो के फॉर्म में दिया जाता है। उसी क्रम में आज आरआरबी पीओ का मॉक 152 नंबर के पॉइंट का पूरा सेक्शन मैं आपको हर बार बताता हूं। आज फिर उन सभी शानदार सवालों की शानदार अप्रोच जिन्हें हमें एग्जाम में करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए, इन सारी बातों पर डिस्कशन जैसा चलता है चलता रहेगा। तो आइए करते हैं सोल्यूशन। ये आपको दिख रहा होगा मॉक, और सबसे पहले क्वांट क्वांट की सिलेबस में ये आपके पास क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आपने मॉक दिया होगा तो ये पेपर आपके पास होगा। पेपर को आप भली भांति परिचित हैं इस पेपर से। ये था पहला सवाल। ठीक। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्या है इस क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट 1300 और 500 रिस्पेक्टिवली। ए और बी का इन्वेस्टमेंट हमें पता है, लिख लीजिए, पार्टनरशिप का सवाल है। 1300 और 500 रिस्पेक्ट। ठीक। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन, 6 महीने बाद सी जुड़ता है 1800 रुपए के साथ। तो सी जुड़ गया 1800 रुपए के साथ, लेकिन 6 महीने बाद जुड़ा है। बिजनेस अगर देखें तो एट द एंड ऑफ ईयर है, यानी इसका पैसा 6 मंथ तक रहा। और ये लोग स्टार्टिंग में जुड़े थे तो इनका टाइम ड्यूरेशन 12 ईयर का रहा है। यहाँ से हम बना लेते हैं कैपिटल इनटू टाइम से प्रॉफिट। कैपिटल इनटू टाइम से प्रॉफिट जब आप बनाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा, ये सारे जीरो जो कॉमन है वो कट जाएंगे। तो क्या बनेगा? यहाँ 13 इंटू 2 बनेगा, यहाँ पे 5 इंटू 2 बनेगा, और यहाँ पे 18 इंटू 1 बन जाएगा, बिकॉज 6 1 जा 6 हुआ था ये। ठीक। 2 इसमें कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ भी 9 हो जाएगा। डन हो गई बात। अब अगर ये 9 हो गया तो जरा देखो, इसको सॉल्व करते हैं। 13, 5 और 9 हो। ठीक मेरे भाई, कह रहा है आपसे कि जो सी का टोटल प्रॉफिट है वो 360 रुपए है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू हमें पता है। 9 यूनिट की वैल्यू अगर हमें पता है 360, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। पूछा क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का प्रॉफिट बताना है, तो ए और बी के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस 13 और 5 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 8 इंटू 40, तो 8 चौके 32, 320 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। 320 राइट आंसर। डन हो गई बात, सिंपल ही उठा के लगा लेना। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले एवरेज एज ए और बी की 15 ईयर है। मैंने कई बार आपको ये बात बताया है, अगर 5 साल पहले की एवरेज एज 15 साल है तो डायरेक्ट आप उसमें 5 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ए और बी की प्रेजेंट एज, ए और बी की प्रेजेंट में एवरेज एज 5 जोड़ने से 20 होगी, और मल्टीप्लाई बाई 2 करने से इनकी एज का सम 40 ईयर बन जाए। आगे कह रहा है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए और सी 6 और 5 है। बी इज 4 ईयर यंगर टू सी, बी जो है सी से 4 साल छोटा है।
ए और सी का एवरेज दे रखा है मेरे भाई, ठीक, नहीं सॉरी, ए और सी का प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, ए है, बी बीच में लिख लो, सी यहाँ लिख लो, ठीक। ए और सी का रेशियो है तो 6x और 5x हो जाएगा। बी कह रहा है सी से 4 साल छोटा है, का मतलब ये कि इनकी एज होगी प्रेजेंट की 5 - 4, 5 - 4 हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी की प्रेजेंट एज का सम बनाना है। कोई बड़ा टास्क का काम नहीं, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। ए और बी की प्रेजेंट एज का सम दे रखा है ना, कितना 40, तो ए और बी की प्रेजेंट एज का इन दोनों का सम कर देते हैं। सम करेंगे तो कितना होगा, 11x -4 की वैल्यू हो जाएगी 44, तो 11x की वैल्यू हो जाएगी 44, 40 होगी ये 40, ठीक, ये 40 और ये होगी 44, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4। x की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 होने से b और c की प्रेजेंट एज का सम बताना था। b की प्रेजेंट एज यहाँ रख दीजिए, तो 5 चौके 20 में से 4 हटाओगे 16, और a की प्रेजेंट एज चाहिए तो यहाँ रख दीजिए, 6 चौके 24, 24 में 16 जोड़ेंगे तो जवाब इस सवाल का बेहतरीन सा 40 ईयर हो जाए, 40 साल इस सवाल का आप जवाब पा जाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कहीं 40 ईयर, बिल्कुल 40 ईयर है। x की वैल्यू 4 थी, 5 चौके 20, 4 हटाएंगे तो 16 हो जाएगी, और 6 चौके 24। बी और सी माफ करिएगा, बी और सी की चाहिए थी ना, हमने ए और सी की निकाल दी, बी और सी की चाहिए, बी की हो जाएगी 16 और सी की हो जाएगी 5 चौके 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जवाब हो जाएगा 36, 36 है ना। देखो अभी इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मॉक लगाते टाइम, अदरवाइज ए और बी अगर निकालते तो 40 आ रहा था, तो 40 ऑप्शन में दिया भी था तो पता चलता मार देते, गलत हो जाता, तो थोड़ा सा जब भी मॉक देने बैठे तो बड़ा कॉन्सेंट्रेट माइंड से बैठना चाहिए, है ना, बड़े कॉन्सेंट्रेट माइंड से, बिल्कुल फ्रेश माइंड से कोशिश किया करिए कि मॉक सुबह जरूर दिया करें। सुबह में क्या होता है, आराम से आप सो के उठते हैं तो बेहतरीन तरीके से बिल्कुल दिमाग शानदार होता है, बेहतरीन होता है, तो आप आराम से मॉक को दे सकते हैं, है ना। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होती, अदरवाइज कई बार क्वेश्चन लगाने के बाद भी गड़बड़ हो जाते हैं तो मामला थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखना जरा। 3 नंबर क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपुल इज x kg। 8 पीपुल है, 8 पीपुल का एवरेज वेट जो दे रखा है, एवरेज वेट अगर x kg दिया है तो 8 लोगों का टोटल वेट कितना होगा। आप कहोगे 8 लोगों का सर टोटल वेट वो 8x हो जाए, 8x kg हो जाए, है ना। कह रहा है दो टू न्यू पर्सन ज्वाइन देम विद टोटल वेट ऑफ 151। जो दो लोग जुड़ते हैं उनका वजन है 151 किलो, पहले से कुल वजन कितना है 8x, जब दो लोग जुड़ेंगे तो उनका भी वजन इसी में जुड़ेगा, 8x प्लस 151 हो जाएगा। एवरेज वेट ऑफ ऑल पीपुल यानी दो जोड़ने के बाद, दो जुड़ने के बाद ऑल पीपुल पहले से 8 थे तो दो जुड़ने पे ऑल पीपुल की संख्या 10 होगी, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो एवरेज बनेगी। कह रहा है एवरेज 3/2 kg इंक्रीज कर जाता है, पहले से एवरेज था x, 3/2 इंक्रीज करेगा, दिस इज 3/2, ये बनेगा। इफ द वेट ऑफ लाइटेस्ट पीपुल आउट ऑफ 2 पीपुल ज्वाइंट इज x -5 kg, लाइटेस्ट, समझ रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, जब मेरे पास x की वैल्यू आएगी उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो जनाब आप इसको लिख सकते हैं, 2 से इसको काट ले 5, ठीक, जरा देखो 8x प्लस 151 दिस इज इक्वल टू
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+3 होगा और इंटू 5 करना पड़ेगा। अब सॉल्व करें। 8x+151, 5 दूना के 10x+15। डन। आज 10x में से 8x घटाओगे तो बचेगा 2x, और 151 में से 15 घटा दो 136 का मतलब x की वैल्यू 68। x की वैल्यू 68। तो जो लाइटेस्ट पर्सन है उसका वेट दे रखा है क्वेश्चन में कितना, x-5 kg लाइटेस्ट वाले का। x की वैल्यू है बेटा 68, -5 करोगे तो 63 आएगी। 63 kg आएगी लाइटेस्ट वाले की, जैसा क्वेश्चन में दिया। कह रहा है कि डिफरेंस बताइए वेट these two people who joined later। क्लियर। जो लोग बाद में जुड़े थे उनके बीच का डिफरेंस बताइए। जो लोग बाद में जुड़े थे, तो जब जुड़े थे वो, तो वेट कितना था 151, यानी जो बाद में तो जुड़े थे उन दोनों का टोटल वेट कितना था 151। उनमें से लाइटेस्ट वाले का वेट तो पता ही चल गया 63। तो अगर हम 151 में से 63 घटा दें तो दूसरे वाले का भी वेट पता चल जाएगा। दूसरे वाले का भी वेट पता चल जाएगा कितना, 88 केजी ये हो जाएगा। तो 88 और 63 ये दो पर्सन जुड़े थे, ठीक। इनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो जवाब हो जाएगा 25 केजी। 25 केजी। बहुत प्यारा सवाल था। इस टाइप के सवाल आप कॉपी खोलिएगा, मिलेंगे। डन हो गई बात, समझ गए, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सब करा रखा है बेटा। अच्छे से फाउंडेशन पढ़ोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी, मानो, विश्वास करो। गणित इतनी मैंने जरूर मेहनत कर रखी है कि आपको गणित में दिक्कत नहीं आने दे सकता। अगर आप लगातार मेरे साथ लगे होंगे, लगातार मेरे कहने पे चल रहे होंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और जिन्होंने मेरी बात मानी उन्हीं न जाने कितनों ने सफलता ले ली है वन बैंकिंग क्लासेस से। आप उसका जीता जाता उदाहरण हमेशा देखते रहते हैं, चीजें आपको मिलती रहे। डन। आगे लिखा हुआ है कि ए को मिलते हैं 40% मार्क्स और वह 40 अंक पासिंग से कम है। ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। ए को मिलते हैं 40% मार्क्स, 40 नंबर अगर उसके कम है, 40 लेस है, हम इसे 40 दे दें तो ये पास कर जाए। मुझे अच्छे से पता है कि बी को मिल रहे हैं 70% सेम मार्क्स और रिसीव्ड 20 मोर पासिंग है, तो 70% मोर है, मतलब घटा दो तो ये पास कर जाए। माइनस करेंगे कितना होगा, देखो 30% की वैल्यू 60 के बराबर, देखो 1% की वैल्यू 2 के बराबर हो। 100% निकालते हैं तो टोटल मार्क्स निकल जाते हैं, यानी पूर्णांक निकल जाता है। जो पूछ रहा है वो निकालो। कह रहा है सी गेट्स 65% मार्क्स इन सेम एग्जामिनेशन। सी को इसी परीक्षा में 65% मिलते हैं, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स रिसीव्ड बाय ए एंड सी। अब मेरी बात समझना, अगर सी को इसी पेपर में 65% मिले हैं तो 1% की वैल्यू अगर 2 है तो सी को कितने मिले, सी को कितने मिले 65%, मतलब 2 इंटू 65, 120 और 10 130 मिले हैं किसको, सी को। कह रहा है सी को और ए को कितने मिले, ए को कितने मिले उनके बीच का डिफरेंस। ए को मिला था पता है कितना, ए को मिला था सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स ही मिला था, क्योंकि 40% ए पाया था और 40 नंबर से फेल हो रहा था, तो मिला तो सिर्फ 40% ही था। तो ए को जो मिले हैं, ए गेट्स 1% 2 है, 40%, 40 गुणे 2 80 होगा, 80 होगा। और इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, मुझे डिफरेंस निकालना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50। ये पूछा था सवाल, देखिए कितना प्यारा टाइप के क्वेश्चन हमने आपको परसेंटेज में करा रखे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। अगर ये आप छोड़े होंगे तो गड़बड़ है, इसका मतलब आप फाउंडेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 5 नंबर क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज पी स्कीम ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 years। ठीक, ही इन्वेस्टेड पी प्लस 500, स्कीम ए में लगाया ₹P और स्कीम बी में लगाया P प्लस 500 रुपीज, ये स्कीम बी में लगा। कह रहा है स्कीम ए 10% 2 साल के लिए, तो आपको ही पता है 21% कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, जबकि स्कीम बी 12% 2 साल के लिए, तो 12 दूना 24% सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। इसके बाद कह रहा है इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मैन फ्रॉम स्कीम ए 150 लेस देन दैट ऑफ स्कीम बी, एक में जो इंटरेस्ट रिसीव होता है ए वाला इंटरेस्ट बी वाले इंटरेस्ट से 150 कम है। अगर ये 150 कम है ये वाला, इसका मतलब या तो मैं इसमें 150 जोड़ दूं तो इस इंटरेस्ट के बराबर, या तो इसमें से 150 घटा दूं तो इस इंटरेस्ट के बराबर। तो इंटरेस्ट होगा कितना? आप कहोगे सर P इंटू 21/100, और इसमें अगर हम लोग ये कम है 150 जोड़ दें तो दूसरे वाले इंटरेस्ट P प्लस 500 इंटू 24/100 के बराबर हो। ठीक, मैंने कहा इसको सॉल्व कर लो। P प्लस 500 इंटू 24/100 माइनस 21P अपॉन 100 इज इक्वल टू 150। हो गई बात, बस इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे, इससे करेंगे तो ये बनेगा 24P/100, ठीक, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 कट जाएगा, 24 बचे 120 माइनस 21P/100 बराबर 150 होगा। तो 24P में से 21P घटाएंगे तो 3P/100 बचेगा, और 150 में से ये उधर जाके माइनस होगा तो 30 बचेगा, यानी ये काटेगा 10 बार, तो P की वैल्यू आएगी 1000। P की वैल्यू आएगी 1000। हो गई बात। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी पूछा है, स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट पूछ रखे हैं भाई साहब। ये रहा स्कीम बी का इन्वेस्टमेंट, पी की वैल्यू 1000 है, 1000 प्लस 500 दिस इज इक्वल टू 1500, राइट, 1500, 1500 इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब और बढ़िया सवाल है। 6 से लेके 10 तक नंबर सीरीज है, ये आपको ही लगानी होती है। 11 से 15 पे आपको डीआई दिख रही है, इसको पढ़ते हैं जरा एक बार, क्या है इस डीआई में। कह रहा है टेबल गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल इन 5 डिफरेंट होटल A, B, C and D and E. It also show the total number of vacant room in these 5 hotel. Read data carefully and answer the questions. इस तरीके की शानदार डीआई के लिए आप डेली रात सोमवार से शुक्रवार YouTube पे 8 बजे जुड़ सकते हैं डेली डीआई दरबार में, जिसमें अगर आप डेली डीआई की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली आप हमारे साथ डीआई सॉल्व करेंगे, तो किसी भी डीआई में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी है। ऐसी ऐसी डीआई कोई भी इंसान यूं उड़ा सकता है, कोई बड़ा टास्क नहीं। डन, आओ देखो कैसे क्या करना है, समझते हैं। ये टोटल रूम दिए हुए और टोटल वेकेंट रूम दिए हैं। नोट में लिखा है कि किसी भी होटल के टोटल रूम का मतलब ये होगा कि वेकेंट प्लस ऑक्यूपाइड। तो अगर 220 टोटल है, 110 अगर खाली है तो ऑक्यूपाइड 110 होंगे, यानी घटा घटा के इसको हमें सॉल्व करना है, तो बहुत बड़ा टास्क नहीं दिख रहा है। आइए कर देते हैं इसको सॉल्व, जरा देखना ध्यान से। कह रहा है आपसे बताइए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम, ऑक्यूपाइड एक ऑक्यूपाइड रूम किसके किसके
बी, सी और ई, बी, सी और ई। डन हो गई बात। बी का ऑक्यूपाइड निकालना है, कैसे निकालेंगे? 250 में से 150 तो वेकेंट है यानी खाली, तो ऑक्यूपाइड कितने हुए? 250 माइनस 150 मतलब 100 हुए, 100 ऑक्यूपाइड हुए। ओरली लगा सकते थे, बहुत हलवा टाइप की डीआई है, कुछ भी नहीं है इसमें। 280 180 का मतलब ये हो गया 100। डन। और ई की बात अगर हम कर लें तो 310 120 यानी 190, 190, 190 ये बस। कितना हो रहा है? 1 2 3, 390 बटा 3, 3 है, 13 तिया 39, 130 एवरेज आ गया, कुछ भी नहीं था इस डीआई। डन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, होटल एफ की बात कर रहे हैं, आउटर डेटा का सवाल है, हमेशा मैंने कहा बचा के। आउटर डेटा का सवाल है, कह रहा है होटल एफ है, क्योंकि अपने पास होटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी और ई है, तो होटल एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है होटल एफ में टोटल नंबर ऑफ रूम जो अवेलेबल है वो 25% ज्यादा है सी के टोटल से। अब सी का टोटल कितना है देखना जरा, 280 है, 280 सी के टोटल है, और इससे 25% ज्यादा अगर हम लोग करेंगे, 25% मतलब अगर ये 4 तो ये 5 होंगे, एफ के निकल जाएंगे टोटल, ये होगा मेरे भाई 70, ये 70, तो ये हो जाएगा कितना? 350। दिस इज 350 टोटल रूम आए, टोटल रूम काय के? एफ के, एफ के टोटल रूम आए। आगे कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ रूम ऑक्युपाइड इज 40% मोर देन रूम वेकेंट इन होटल ई। ई के वेकेंट कितने हैं? 120, ई के वेकेंट है 120, और 120 से 40% ज्यादा, 40% ज्यादा 2/5, मतलब ये अगर 5 तो ये कितना हो जाएगा ज्यादा? 7, तो 24 बचे 120। डन। 7 चौक के 28, 7 चौक के 28, 14 2 16, 168 एफ के कौन से रूम आगे मेरे भाई? ऑक्युपाइड वाले, ये ऑक्युपाइड आ गए। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ रूम वेकेंट इन होटल ई, सॉरी एफ, एफ के वेकेंट बताना है। तो टोटल अगर आपके पास 350 है, टोटल एफ के 350 है, ऑक्युपाइड 168 है, तो 350 माइनस 168, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 182, ये आ जाएगा क्या? विकेट, विकेट। डन। आई बात समझ में सबको आई? ये कर, यही करना है पूरी डीआई में, 2 सवाल लगा के मुझे समझ में आ गया इस डीआई में कोई दम नहीं है, आराम से आप लगा सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 जरूर बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखना आप एक बार, इसमें शायद किसी को कंफ्यूजन कुछ कुछ हो गई थी। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कह रहा है आपसे द कॉस्ट ऑफ रूम इन होटल ए इज रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ रूम होटल सी इज रुपीज वाई। ए की जो कॉस्ट है एक्स है, और बी की जो कॉस्ट है वो वाई। ए की कॉस्ट है रूम की एक्स, और बी होटल में अगर आप रूम लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा वाई रुपीज। इफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम होटल ए 5500, जो होटल ए रूम बुक करता है उससे कुल पैसे जो उसके पास आते हैं वो 55,000 आते हैं, जबकि रेशियो रेवेन्यू जनरेटेड सी टू ए 10 और 11, सी टू ए, सी टू ए, सी टू ए 10 और 11 रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, ये रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 10 से 11 है,
तो फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का सम बताना है। आप मुझे एक बात बताइए सब लोग बड़े आराम से कि ए के साथ सी का रेवेन्यू दे रखा है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 55,000। एक यूनिट 5,000 होने की वजह से आप कह सकते हो ना कि 10 यूनिट की वैल्यू 50,000, 10 यूनिट की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। यानी सी के द्वारा रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 50,000। ए ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? 55,000। एक्स और वाई का सम बताना है। आप मुझे एक बात बताइए सब लोग बहुत ध्यान से कि होटल ए ने रेवेन्यू जनरेट किया है 55,000। तो रेवेन्यू किससे आएगा? होटल ए के कुल कमरों की संख्या से नहीं। होटल में मान लो मेरे पास कोई होटल है, उसमें 500 कमरे, तो 500 कमरे का मैंने होटल खोल दिया। होटल खोल के मैं बैठ गया 500 कमरे के, तो क्या पैसा आने लगेगा? नहीं। पैसा किससे आएगा? 500 नहीं, 5,000 कमरे का होटल है, जितने कमरे बुक होंगे पैसा सिर्फ उससे आएगा, रेवेन्यू सिर्फ उससे जनरेट होगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने कितने ऑक्युपाइड किए हैं। होटल ए को अगर देखें 220 कमरे थे, 110 खाली हैं, यानी ऑक्युपाइड हमने कितने किए? ऑक्युपाइड हमने किए, ऑक्युपाइड जो कमरे किए वो मैंने 100 किए, 100 कमरे ऑक्युपाइड किए। 100 कमरे बुक करने पर अगर 55,000 रुपए आ रहे हैं, तो एक रूम से कितना आ रहा है? एक रूम में कितने का बुक कर रहा हूं? 55,000, 55,000 बटा 100 करोगे तो आप कहोगे सर एक रूम जो पड़ रहा है होटल ए में वो 550 रुपए का पड़ा। बात समझ में? एक ही बात थी ना, ए 55,000 तो सी के हो जाएंगे कितने? 50,000। ए के हो गए 550। डन हो गई बात? क्लियर? अब जरा समझ में, बी पे करते हैं। बी में वाई है, ए से सी कनेक्ट है, ए से सी कनेक्ट है। बी में देखो, बी में भी 100 रूम हमने बुक किए हैं। बी में जब मैंने 100 रूम बुक किए हैं तो होटल ए का रेवेन्यू जनरेट है, सी टू ए का रेवेन्यू पता है 11 यूनिट 55,000, एक यूनिट सी की हो गई कितनी? 50,000। ठीक है। बी का, बी का समान, बी की अगर हम लोग बात करें तो मेरे भाई कॉस्ट ऑफ, अरे कहाँ गलत लिखा हुआ है, होटल सी है ये बी नहीं है, ये सी है। सी की एक कमरे की कॉस्ट है वाई। एक सी का टोटल रेवेन्यू कितना है? आप कहोगे सर 50,000, ये टोटल रेवेन्यू है। सी ने कमरे कितने बुक किए हैं? सी ने जो कमरे बुक किए हैं 280 टोटल है, 180 खाली है। यानी जो ऑक्युपाइड किए हैं सी ने वो 100 ऑक्युपाइड किए हैं। जब 100 ऑक्युपाइड कर रखे हैं तो एक रूम की कॉस्ट कितनी होगी? एक रूम की कॉस्ट आप कहोगे सर 50,000। टोटल आ रहा है 100 कमरे बुक करके, तो एक कमरे कितने में हम बुक कर रहे हैं? आप कहोगे सर 500 में बुक कर रहे हैं। जब 500 में बुक कर रहे हैं हम लोग, तो कमरे की जो कॉस्ट आएगी वो x प्लस वाई करेंगे, तो 5 5 10। एक मिनट देखना यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या? एक की वैल्यू कितनी है? 55,000। ठीक है। अच्छा, ये 11 × 5 = 55, तो 11 × 55, एक को जरा मैं देखूं एक बार। ओके ओके, 220 और 110, 220 और 110, ये हो जाएगा 110। रुक जा, हाँ, ये करेंगे 110 और ऑक्युपाइड ये 110, तो ये हो गया 500, और 500 और 500 मिलके 1,000। मैच कर गया, मेरा भी आ गया आंसर, मैं भी बन जाऊंगा पीओ।
गड़बड़ हो गया था ना, सही हो गया, ठीक है। तो ये सीन था, एक ऑक्यूपाइड से नहीं आया, जितने आप बुक करोगे कमरे उससे पैसे आएंगे, तो बुक नहीं करोगे उससे पैसे थोड़ी आएंगे। तो कमरों की संख्या से नहीं निकालना था, बल्कि इसको कई लोगों ने मुझसे पूछा भी क्लास में कि सर वो डिवीजन करने पे वैल्यू कट नहीं रही है, तो आप गलत डिवीजन कर रहे थे। कमरे, मैंने एक एग्जांपल आपको बताया ना कि आपके पास कमरे 500 होटल का कमरा, तो 500 कमरे का होटल खोल के बैठने से थोड़ी रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू तो आएगी बुकिंग से ना, तब बुक करोगे तब तो रेवेन्यू आएगा। तो ये ध्यान रखना था। बस 3 सवाल मैंने बता दिए हर बार की तरह, बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, डीआई इजी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ के लगाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है पिक्चर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन अ मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ मिल्क एक्स लीटर और वाटर है 8 लीटर। मिल्क एक्स लीटर, लीटर है ये ध्यान रखिएगा, वाटर है 8 लीटर, ठीक। कह रहा है 5 लीटर प्योर मिल्क और 6 लीटर वाटर इज एडिड, तो हम कह सकते हैं कि सर x प्लस 5 और x प्लस 6 ये मैंने ऐड कर दिया, पानी पानी में मिला दो, वाटर वाटर में मिला दो। तो कह रहा है सो दैट द मिल्क बिकम 75% ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर, मिल्क की मात्रा 75% होती है, लेकिन किसका, रिजल्टेंट मिक्सचर का 3/4, यानी नीचे वाली वैल्यू होगी मिक्सचर, ऊपर वाली वैल्यू कहलाएगी मिल्क, ठीक। तो मिल्क तो हो जाएगा 3, मिल्क होगा 3, नीचे मिल्क रखा है मैंने, सॉरी, मिल्क हो जाएगा 3, ठीक है, मिल्क हो जाएगा 3, लेकिन वाटर कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि मिक्सचर टोटल कितना है 4, 75% मिल्क था, लेकिन किसका था, वाटर का नहीं था, मिक्सचर का था, सही। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यहां से देखो ये क्या आ रहा है सॉल्व करने पर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जनाब x प्लस 5 प्लस 8 से 14, 14 तिया हो जाएगा 42, 14 तिया 42, तो x की वैल्यू 37, x की वैल्यू आ गई 37। कह रहा इफ 10 लीटर ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज रिमूव्ड, तो रिजल्टेंट मिक्सचर तो यही है, रिजल्टेंट मिक्सचर तो यही है, कह रहा इसमें से 10 लीटर रिमूव कर दिया जाए, 10 लीटर रिमूव कर दिया जाए, 10 liter of resultant mixture is removed, then find the remaining quantity of milk, 10 liter of resultant mixture is removed। आप मेरी बात समझ, ये मिक्सचर है 37, 37, 37 में आपने क्या किया है पहले ये समझो, 37 में आपने 8 लीटर ये था ना, और रिजल्टेंट मिक्सचर, ओके। देखो जब आप 37 लीटर आपके पास है, एक्स की वैल्यू आ गई 37 लीटर, अगर x की वैल्यू 37 लीटर आई तो सिर्फ और सिर्फ मिल्क है, मिल्क है 37, 8 लीटर वाटर है, तो 37 प्लस 8 जब करोगे तो 45 होगा, 45, 45 ये आपके पास मिक्सचर आएगा। इफ 10 लीटर ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर इज रिमूव्ड, 11 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये 56, और 10 लीटर अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो दिस 46, क्या हुआ समझना मेरी बात, x की वैल्यू आई 37, तो मिल्क हो गया 37, वाटर 8 था, दोनों जोड़कर कितने हो गए 45। दिस इज रिजल्टेंट मिक्सचर नहीं, दिस इज इनिशियली मिक्सचर, इनिशियली मिक्सचर। इस इनिशियली मिक्सचर में हमने क्या किया था, मिल्क की मात्रा और वाटर की मात्रा, 5 लीटर मिल्क, बढ़िया सवाल, 5 लीटर मिल्क और 6 लीटर वाटर मिलाया, तो 6 और 5 कितना हो गया था 11, ये मिलाया था, तो रिजल्टेंट मिक्सचर ये, रिजल्टेंट मिक्सचर है 56, और इसमें से कह रहा है 10 हटा दो, तो सही जवाब हो जाएगा 46।
46। डन हो गई बात, आगे चल। 22 देखो, कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनस दे रखा है 8√10 एंड बेस इज हाफ ऑफ द हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल में फोटो बना रहा हूं, आप पहचान के देखो, इसी को बोलते हैं। कह रहा है जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो 8√10 है और बेस कह रहा है हाइट का आधा है। तो अगर मैं हाइट को कह दूं 2x है तो बेस हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 8/64 इंटू 10 बनेगा ये। ठीक मेरे भाई, 5x स्क्वायर की वैल्यू 640, तो x स्क्वायर की वैल्यू 180। अब ये रूट नहीं निकल रहा है तो इसको यही रहने दीजिए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे लगाना भी है। तो हम देखें कि आगे क्या है, कहीं अगर डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती है तो डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल। कह रहा है इफ हाइट एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, हाइट एंड बेस of the triangle are equal to the height and radius of the cylinder। ठीक, जो ट्राइंगल की हाइट है वो सिलेंडर के हाइट के बराबर है, जो ट्राइंगल का बेस है, जो ट्राइंगल का बेस है वो सिलेंडर की रेडियस के बराबर है। इस बात का ध्यान रखिए, हाइट हाइट के बराबर होगी, रेडियस रेडियस के बराबर होगा। तो कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बताइए। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, कुछ चीजें मॉक से सीखी जाती हैं, रटी जाती हैं, इसीलिए आपको ये मॉक कराया जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h होता है। डन हो गई बात, 2π, सारे ऑप्शंस पाई में है तो पाई को पाई रहने दीजिए। आर को उसने क्या बोला था कि जो रेडियस होगा सिलेंडर का वो बेस के बराबर होगा, और बेस क्या है, एक्स, तो हमने आर की जगह पर एक्स रखा। हाइट को क्या बोला था कि हाइट जो होगी वो रेडियस, ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो सिलेंडर के हाइट के बराबर होगी, तो हाइट हमने रख दिया 2x। क्या बना जनाब, जरा देखिए आप एक बार बहुत ध्यान से, 2 दूना के 4, 4π x², इसीलिए ये नहीं निकल रहा था। डायरेक्ट x² की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 4π इंटू 128 कर दीजिए, 8 चौके 32, 3 12 तिहाई 36, 12 चौके 48 और 3 हो जाएगा 51, 512π इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को रट के याद रखते हैं, फॉर्मूले को रट के याद रखेंगे। मेंसुरेशन में 2D बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें रट के याद रखना रहता है, इजीली लग जाते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ P टू Q5 रेशियो 8 है। P cover D किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 hours, Q cover D plus 40 किलोमीटर इन 2.5 hours। मुझे बताइए कि P और Q की स्पीड का आपके पास स्पीड का रेशियो पता है कितना, आप कहोगे सर ये 5 और ये 8 है। मैं पूछूं अगर इनको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम का रेशियो, तो P को लगते हैं 3 घंटे, 3 घंटे, Q को लगते हैं 2.5 आवर्स। मैंने कहा इसको रेशियो बनाइए, आप कहोगे सर ये 30 है, ये 25 है, रेशियो बनाएंगे तो ये 6 और 5 बनेगा, यानी टाइम का रेशियो जो होगा वो 6 और 5 होगा। ठीक, स्पीड इनटू टाइम, कोरिया का भी बच्चा इस बात को बता सकता है कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस। 6 कितना होगा मेरे भैया, 30, और ये कितना हो जाएगा 40। तो आप कहोगे 3/4, ये डिस्टेंस का रेशियो आया। जबकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि डी पी जो है वो D किलोमीटर चलता है, P D किलोमीटर चलता है, तो Q D ना चल के D+40 चलता है, D+40 चलता है।
यानी क्यू डी से कितना ज्यादा चल रहा है, 40 किलोमीटर। यहाँ मैंने देखा कि पी से क्यू कितना ज्यादा चल रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 किलोमीटर के बराबर। अगर 1 यूनिट 40 किलोमीटर के बराबर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 120 किलोमीटर। यानी पी जो दूरी तय करता है वो 120 तय करता है, जबकि अगर बात हम क्यू की करें तो 40 ज्यादा 120 प्लस 40 160 क्यू तय करता है। सवाल मुझसे कह रहा है कि अगर पी अपनी गति को बढ़ा दे, पी अगर अपनी गति को बढ़ा दे तो सबसे पहले हम पी की स्पीड जाने। पी उस दूरी को कितनी देर में तय करता था, 3 घंटे में। तो पी की स्पीड कितनी होगी, पी की स्पीड कितनी होगी, आप कहोगे सर 120 बटा 3 का मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी और कह रहा है इसको 25% बढ़ा दिया जाए। 25% बढ़ाएगा तो 40 से ना चल के बल्कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। कह रहा अगर इस स्पीड से चले तो d प्लस 180 जाने में कितना समय लगेगा। d की वैल्यू है 120, 120 प्लस 180 जोड़ दें, 8 2 10, 300 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 50। कोई भी कह सकता है सर 6 घंटे का समय लगेगा। दैट्स इट। बड़ा प्यारा सवाल। देन 6 आवर्स इज द राइट। क्लियर हो गई बात। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे 24 नंबर क्वेश्चन कि द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 इज 200। 5 4 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल मतलब ऐसी संख्याएं जो 4 के गुणे से बन रही हो 5 उठानी है। मतलब हर लगातार संख्या में 4 का गुणा होना चाहिए। तो मैंने माना कि मेरी पहली संख्या 4a है, दूसरी 4b है, तीसरी 4c होगी, चौथी 4d होगी और पांचवी 4e मान ली मैंने। हर लगातार संख्या में 4 का गुणा होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। कह रहा इनका जो सम है वो 200 है। तो आपने कहा सर 4a 4b 4c 4d प्लस 4e इज इक्वल टू 200, राइट। 4 कॉमन करेंगे तो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू आएगा 4 बचे 20 50। ये 50 आएगा। डन हो गई बात। कह रहा है बताइए फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, आपको बताना है। आपको यहाँ एक चीज ये सोचनी थी जनाब, एक चीज आपको ये सोचनी थी बड़ी बेहतर सी कि आप लॉजिक इसको पकड़ना। ये जो ए बी सी डी और ई है, ये है क्या, ए में भी 4 का मल्टीप्लाई है, बी में भी 4 का मल्टीप्लाई है, सी में भी है, डी में भी है, ई में भी है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूं कि अगर 4 का पहाड़ा उठाते हो तो पहली संख्या 4 गुणे 1 आती है, जिसको हम लोग 4 कहते हैं। 4 इंटू 2 यानी 8 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। इन सब में ये लगातार संख्याएं ही तो है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये 4 की मल्टीपल, ये 4 की सब मल्टीपल है, कॉन्जिक्यूटिव है। इन सब में 4 का मल्टीप्लाई है ना, है। अगर मैं ये 4 हटा दूं, सब में से कॉमन कर दूं बाहर, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4। मतलब जो पहली संख्या होगी उसमें एक जोड़ेंगे दूसरी मिलेगी, एक जोड़ेंगे तीसरी, एक जोड़ेंगे चौथी। इसका मतलब अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो बी का मान होगा वो a प्लस 1 होगा, सी की वैल्यू a प्लस 2 होगी, डन। इसकी वैल्यू a प्लस 3 होगी और इसकी वैल्यू a प्लस
4 होगी और दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, इनका सम होगा मेरे भाई इसके बराबर 50 के बराबर। सही, 1 2 3 4 5, 5a इज इक्वल टू 50 माइनस 4 3 7 2 9, 9 और 1 10 का मतलब 5a की वैल्यू 40। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 8। अगर a की वैल्यू 8 आई तो आपसे पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, a की वैल्यू अगर 8 आ गई तो आपको पता है ये 32 होगा। 8 आ गई ना, a की वैल्यू 8, तो अगला तो इससे बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा, एक ज्यादा, यानी ये 9 होगी तो 9 चौके 36 होगा, तो काम खत्म। ये 32 स्मॉलेस्ट मल्टीपल 32। क्यों मैंने इसमें गुणा किया, क्योंकि a की वैल्यू 8 है, 8 चौके 32, b की वैल्यू a प्लस 1 है, तो 8 प्लस 1 9 चौके 36, a प्लस 2 10 पचे 8 2 10, 10 चौके 40, तो ये तो आगे की सारी बड़ी होंगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगा क्या, 32। बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा, ये लॉजिक बढ़िया था, समझ लेना है कि व्हाट इज ए बी सी डी एंड ई, राइट। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो जरा, 25 नंबर को क्या है भाई, द स्पीड ऑफ ए इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कह रहा है ए की जो स्टिल वाटर की स्पीड है ये 4 गुना है किसकी, करंट की, करंट की। एक, तो मैं पूछूं डाउन स्ट्रीम स्पीड, आप कहोगे सर 5 होगी। मैं पूछूं अप स्ट्रीम स्पीड, आप कहोगे सर 3। यही रेशियो बन के आएगा ये। कह रहा है कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। ये जो है वो अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर की दूरी अगर 8 घंटे में तय करती है, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे अप स्ट्रीम की स्पीड होगी ए की। अगर ए की अप स्ट्रीम की स्पीड की वैल्यू 3 किलोमीटर प्रति घंटे होगी तो यही बराबर होगी 3 यूनिट के, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। इधर की चाहें तो ये भी सारी आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये इन्हीं से बने हुए हैं, बाकी किसी से। आगे कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ बोट बी, ये तो कहानी थी पूरी बोट ए की, बोट बी की स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ बोट ए इन डाउन स्ट्रीम। बोट ए के डाउन स्ट्रीम स्पीड से बोट ए की डाउन स्ट्रीम स्पीड ये है, इससे 2 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है, यानी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोट बी की। लेकिन कौन सी, स्टिल वाटर की स्पीड है, स्टिल वाटर की स्पीड है। तो कह रहा है बताइए फाइंड द टाइम टेकन इन मिनट बाय बोट बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब यही 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में अगर इसको जाना हो तो कितना समय लगेगा। डिस्टेंस दे रखा है कितना मेरे भाई, 24। 24, स्टिल वाटर की स्पीड अगर 7 है और करंट की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, तो अप स्ट्रीम चलते समय करंट माइनस कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 7 माइनस 1, 6 हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 घंटे में आएगा। लेकिन ये कह रहा है मिनट में बताओ, तो 4 गुड़ी 60 अगर आप करते हैं तो 240 मिनट इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में, देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, आप बड़े आराम से इनको 35 40 सेकंड में खींच सकते हैं। तो मैं बिल्कुल प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप लगा के बताता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ कोचिंग में मॉक सारे बच्चे देते हैं जो बिल्कुल तैयारी के पिक पर हैं, सिलेक्शन बिल्कुल उनके करीब है, वो लोग भी देते हैं। और जो अभी सीख रहे हैं छोटे बच्चे, जिन्होंने रिसेंटली चैप्टर कंप्लीट किया है, कॉन्सेप्ट को पढ़ा है बट कमांड नहीं है, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन बड़ा ही बेनिफिट करता है कि एक एक स्टेप को वो समझ के फाउंडेशन की कॉपी को कनेक्ट कर पाते हैं। क्या सर ऐसा लॉजिक आपने मुझे बताया, डन हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, टीआई दे रखी है देखो 26 से 30 में,
26 से 30 में डीआई पढ़ते हैं। डीआई के इंस्ट्रक्शन, डीआई को आसान बनाने के लिए ना रात 8 बजे की डीआई दरबार की क्लास डेली पढ़ें और लाइव पढ़ें। लाइव पढ़ना चाहिए बेटा। आप लोग क्या करते हो, रिकॉर्डेड देखते हो, ठीक है, मैं मना नहीं करता, अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी जीवन में क्या व्यस्तता कि पढ़ने के लिए समय नहीं। बाकी चीजों को तो लाइव आप देखते हैं, जो चीज नहीं देखनी लाइव उसको लाइव देखते हैं। लाइव देखना चाहिए। लाइव में क्या होता है कि अगर लाइव में मान लीजिए कि 50 60 70 80 लोग जुड़े हैं, तो हमें ये जवाब देना होता है कि 70 में सबसे पहले कौन देगा। एग्जाम जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं वो डीआई का और मेंसुरेशन का और अर्थमेटिक का थोड़ी है, वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थोड़ी है, वो समय पे बेस्ड है। वो ऐसी चीज पे बैंकिंग का एग्जाम बेस्ड है जिस जिस पर पकड़ बनाना पड़ेगा। वो किसी का नहीं है। समय ना आपका है ना हमारा है, समझ रहे हैं। तो आपको पकड़ टाइम पे बनानी पड़ेगी, और टाइम के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो आराम से लगाते रहिए, उसमें क्या दिक्कत है। हजारों हजार सवाल लगा जाइए। अगर कला का प्रदर्शन एक निश्चित समय में नहीं हो पाया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्रैक करना एग्जाम को। और आप एग्जाम क्रैक करने के लिए लगे पड़े हैं, ना कि आप केवल क्वेश्चन लगाने के लिए। क्वेश्चन ना बने कोई बात नहीं, लेकिन बनेगा तो भीड़ में सबसे पहले बने, ये एटीट्यूड होना चाहिए इंसान के, समझे। आओ आगे की डीआई देखते हैं क्या है। कह रहा है देख पैराग्राफ दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपुल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन विजिट एबीसीडी ई डिफरेंट रेस्टोरेंट डेली, डेली आते जाते हैं, ठीक है। रीड द बारग्राफ। बारग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो सब कुछ विजुअल है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से क्या विजुअल है, ग्राफ की बात करें तो 0 0 के बाद 20 20 के बाद 40 40 के बाद 60 80 100 120 है। मतलब 20 और 40 के बीच में जो लाइन है वो 10 पे होगी, यानी वो 30 होगी। एक डार्क लाइन जो है वो वेजिटेरियन की है, और नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन जो आ रहे हैं वो लाइन ग्रे कलर से ऐसे दिख रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखते हैं क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 26 नंबर क्वेश्चन, टोटल वेजिटेरियन पीपुल विजिट एफ। अपने पास रेस्टोरेंट ए बी सी डी ई है, बात चल रही है एफ की। कह रहा है एफ के जो टोटल वेजिटेरियन पीपुल है वो 7/5 है टोटल। टोटल नॉन वेजिटेरियन पीपुल विजिट ए, ए के नॉन वेज, एनजी लिख देता हूं। ए के नॉन वेज वाले कितने, ग्राफ से उठाओ। ये दिख रहा है आपको 150। 150 का 7/5 30, 210। 210 टोटल वेजिटेरियन पीपुल है, इसको मैंने वीजी लिखा। वेजिटेरियन पीपुल है किसके, एफ के। and total non-vegetarian people visit F is 50% more than total vegetarian people visiting B. B के vegetarian people, B के vegetarian people कितने, 100। 100 से 50% ज्यादा, 100 और 100 से 50% ज्यादा। तो 50% ज्यादा अगर हम लोग 100 से करेंगे तो 150 होंगे कौन, नॉन वेज, एनजी लिखते एफ के। तो आपसे पूछ रहा है बताइए फाइंड द टोटल पीपुल विजिट इन एफ। टोटल पीपुल विजिट इन एफ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को जोड़ दें तो पता चल जाएगा 360। दिस इज टोटल पीपुल विजिट इन एफ। हाउ मच मोर देन, ये कितना ज्यादा है, नॉन वेज पीपुल विजिट इन डी। डी का नॉन वेज उठाए 120, डी के नॉन वेज, डी के नॉन वेज ग्राफ में है 120। 120 से 360 कितना ज्यादा है, परसेंट में नहीं पूछा था सिर्फ वैल्यू में। तो 360 माइनस 120 अगर कोई करेगा तो कहेगा सर 240। बात 240 इज राइट आंसर। डन। ये पिक्चर थी, ये करना है इस डीआई में पूरी। एक लग जाता है ना तुरंत पता चल जाता है क्या कह रहा है। एक और लगा दूं, चलो एक और लगा दूं। क्वेश्चन नंबर 27।
27 नंबर, टोटल नॉनवेज पीपुल विजिट सी एंड डी टूगेदर। सी और डी के नॉनवेज चाहिए। देखो सी प्लस डी के नॉनवेज, सी के नॉनवेज देखो कहाँ है 140, डी के नॉनवेज 120, 140 120, 140 120 260। कह रहा है बताइए, क्या पूछ रहा है, कह रहा है बताइए ये कितने परसेंट कम या ज्यादा है। टोटल पीपुल विजिट बी, बी में टोटल जो विजिट किए हैं तो 100 तो वेज वाले हैं और 80 नॉन वेज वाले हैं, तो आप कहोगे सर 180 है, 180, 180 से ये कितना ज्यादा है। डन हो गई बात। 13 और 4 कितना ज्यादा है 9 से 13, 4 से 13 कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 9, किससे 4 से, इनटू क्या 100, तो 4/9 की वैल्यू 1/4, 9, 2 9 18, 13 और ये हो जाएगा 9, 9 से 13, 4 ज्यादा है, 4/9 इंटू 100 कितना होता है 44.44। डन। इस तरीके से इस डीआई के सवाल लगा लेंगे। मैं फिर एक बार लास्ट टाइम याद दिलाऊं, यूट्यूब पर डेली डीआई दरबार दरबार रात 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चला के दिया जाता है, मंडे टू फ्राइडे। आप बिल्कुल जुड़िए, के साथ जुड़िए। ऐसी ऐसी डीआई में कोई दम नहीं रखा है, बड़े आराम से लगा सकते हैं। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। लगा दिए मैंने क्वेश्चन जितने हर बार लगाते हैं, बचे हुए 2 सवाल आप लगा जाइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी 14। तो मैंने कहा सम ऑफ निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी। एवरेज अगर 14 है तो 14 इंटू 3 करने से टोटल बन जाएगा 42, बिल्कुल बन जाएगा। कह रहा 4 ईयर अगो, 4 वर्ष पहले बीसीडी का एवरेज 15, 4 वर्ष पहले अगर बीसीडी का एवरेज 15 है तो आप 15 में 4 जोड़ देंगे, 15 में 4 जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा प्रेजेंट एवरेज, और 19 इंटू 3 कर देंगे तो प्रेजेंट में तीनों की एज का सम मिल जाएगा, 19 3 57। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड डी, ए और डी की प्रेजेंट एज का सम 27 है, तो कह रहा है बताइए डी 5 ईयर हिंस, 5 वर्ष बाद डी की उम्र कितनी होगी। आप मुझे एक बात बताइए सब लोग कि एबीसी का टोटल 42 है और बीसीडी का टोटल है 57। अगर मैं आपसे ये कहूं इक्वेशन अगर हम इसको 1 मान रहे हैं और मैं 2 मान रहा हूं, तो मैंने ये कहा कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, बी और बी, सी और सी कट जाए। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो डी माइनस ए आएगा, डी माइनस ए। 57 माइनस 42 करोगे तो 57 माइनस 42 करोगे तो 15 वर्ष ये बचे। एक आपको ये वैल्यू मिलेगी, ऑलरेडी सम यहाँ पे दे रखा है, उठा के रख दीजिए। डी माइनस ए की वैल्यू अगर 15 है तो ए से ए कटने के बाद 2D की वैल्यू 2 3 4 42 वर्ष होगी, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 21, 21 वर्ष। कह रहा है बताइए 5 साल बाद 5 जोड़ दीजिए इसमें, सही जवाब हो जाएगा 27। ये प्यारा सा सवाल था, इसको फुल स्पीड में खींच लेना था, शानदार तरीके। डन, आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 32 देखो। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 कह रहा है आपसे कि 230 kg मैंगो है विच ही परचेज एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर केजी। ठीक है, 230 किलो टोटल मैंगो है और 1 किलो मैंगो की कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज पर केजी। 10 रुपीज पर केजी। ठीक, कह रहा है कि 20% ऑफ टोटल मैंगो वर रॉटन इन पैकेजिंग। पैकेजिंग पैक करने में 20% खराब हो जाता है। अगर 20% 230 में से रॉटन हो गए, खराब हो गए, तो ये तो बिकेंगे नहीं। सही कितने हैं? 80%। 80% का मतलब ये कि 230 का 80% जब हम निकालेंगे, 8 तिरिक के 24, 8 दूना 16 और 2 होगा 18। कितने किलो आम? सही। कह रहा है कि इफ सेलर सोल्ड हाफ ऑफ द रिमेनिंग मैंगो है 184, हाफ इसका होगा 92 केजी। 92 केजी किस रेट पर 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचता है? 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचता है, यानी ये इसकी सेलिंग प्राइस है। और आगे कह रहा है बचे हुए मैंगोज को वो किस रेट पर बेचे ताकि 15% का प्रॉफिट हो। टोटल क्वांटिटी सेलर हैड इनिशियली का मतलब ये कि स्टार्टिंग में सेलर के पास क्वांटिटी थी कितनी? 230। इस पर चाहता है 15% कमाना। बची हुई क्वांटिटी कितनी होंगी? 92 केजी। मैंने माना कि x रुपीज पर केजी के हिसाब से वो बेचे, तो पूरे पर इस पर 15% का प्रॉफिट भी नहीं करना है, बड़े आराम से। 92 केजी था, 1 किलो की सेलिंग प्राइस कितनी है? 20 रुपए। तो 92 की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 92 प्लस 1 किलो x रुपए के हिसाब से 92 किलो 92 मल्टीप्लाई 230 पर अगर 15% का प्रॉफिट लेना है तो 15% प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी? आप कहोगे सर 230 इंटू 115/100 कर दो या 11.5 कर दो। 115/100 कर लो या 11.5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देन आफ्टर अब आप क्या करोगे? 230 इंटू 11.5, 115/100 रन हो गई बात। 230 के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको केवल और केवल सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप निकाल लीजिएगा इसको, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप निकाल लेना। x की वैल्यू जो आएगी वो सीधा आंसर ही है। ठीक है, ये आप लगा लेना, मैंने फ्रेमिंग कर दी है, फ्रेमिंग से निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर। ठीक हो गई बात अच्छे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन भैया कह रहे हैं आपसे कि 30 women working 9 hours in a day can pack 1000 parcel in 10 days। आपने पढ़ा होगा M1 D1 H1 upon W1 is equal to always M2 D2 H2 upon W2, राइट। स्टार्टिंग में women कितनी है? 30 women है। दिन 10 दिन में 10 दिन में, घंटे एक दिन में 9 घंटे, और काम W 1000 पैकेट पैक कर। कह रहा है आपसे कि कितनी मैन लगाए जाए? 1500 पैकेट पैक कराना है। हमने कहा x मैन लगाए जाए, 1500 पैकेट पैक कराना है,
5 घंटे पर डे और 10 दिन में पैक कर। क्वेश्चन में एक लाइन बीच में लिखी है बड़ी प्यारी सी कि एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी 100/3% मोर देन है किससे, अ मैन से। एक महिला की एफिशिएंसी पुरुष से 100/3 ज्यादा है और 100/3% का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर 1/3 होता है। 1/3 मोर होने का मतलब अगर एक आदमी 3 कुल्हड़ फोड़ सकता है तो एक महिला 4 कुल्हड़ फोड़ सकती है, ऐसा इन्होंने दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जब एफिशिएंसी पता ही है तो जहां पे विमेन है वहां पे एफिशिएंसी रख देनी है 30/4/10/9, राइट, अपॉन 1000 इज इक्वल टू एक्स। मैन की एफिशिएंसी 3 है, इंटू 5/10/1500। ये करना था जनाब इस सवाल में। इसको जितनी सफाई से आप कर लेते, काट पीट लेते, जवाब आ जाता। 2 0 ये कैंसिल, ठीक। इस 10 से ये 10 कैंसिल कर दीजिए, 5 तिहाई 15 ये खत्म हो गया, 10 से ये 3 बार में कट गया, बचा क्या, 4 तिहाई 12 9 108, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 108। और एक्स हमने क्या माना था, मैन। कितने माने थे, टोटल मैन। 108 आदमियों की आवश्यकता होगी अगर 1500 काम को निपटाना है जल्दी से। तो एक हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 34 और 35, 34 से लेकर 35 क्या है ये क्वेश्चन समझिए। कह रहा है स्टेटमेंट बेस्ड है, ये डीएस के एक पार्ट होते हैं। अगर आप पढ़ रहे होंगे मेंस बैच में तो आपको तरीके के क्वेश्चंस बहुत हलवा नहीं लगेंगे। बेसिक डीएस के पार्ट होते हैं। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। ऑप्शंस आप देख रहे हो कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और नॉट सफिशिएंट, और आइदर फर्स्ट और सेकंड अलोन सफिशिएंट। कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 नंबर में सवाल का जवाब वो मांगना चाहता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स। ट्रेन एक्स की मुझे क्या बतानी है, ट्रेन एक्स की मेरा लेंथ बताओ, लेंथ, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स की स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो बताओ। ये मेन मेरा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी के सवाल बेटा कई बार तो लग जाते हैं, कई बार बिना लगाए जवाब देना पड़ता है, देखकर समझकर लॉजिकली निकालना पड़ता है। फाइंड डेटा करना कोई जरूरी नहीं है। दिखता क्या है, क्वेश्चन टॉपिक का नाम ही है डाटा सफिशिएंसी। क्या डाटा पर्याप्त है, डाटा डिटरमाइन नहीं करना है। डाटा पर्याप्त है तो ठीक है, नहीं पर्याप्त है कोई बात नहीं। देखते हैं जरा, समझते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट पहले में दे रखा है हमें, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या, ट्रेन एक्स क्रॉस अनदर ट्रेन वाई मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है और डायरेक्शन अपोजिट होती है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, दोनों की रिलेटिव स्पीड का सम करते हैं। ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस की जगह पर दोनों की ट्रेन की लेंथ को ऐड करते हैं और नीचे एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम आ जाता है, एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम आ जाता है। ये मैंने आपको बता रखा है। कह रहा है एक दूसरे को पार करती है 6 सेकंड में, जबकि स्पीड ऑफ ट्रेन वाई जो है वो 50% ज्यादा है एक्स की स्पीड से। इतना डेटा हमारे पास है। अगर हम डेली पढ़ रहे हैं, इवन बैंकिंग क्लासेस आ रहे हैं, तो हम बात को समझ सकते हैं कि वाई की जो स्पीड है वो एक्स की स्पीड से 50% ज्यादा है। इसकी स्पीड है 20, 50% का मतलब 10 ज्यादा, तो इसकी स्पीड होगी 30।
ट्रेन एक्स की लेंथ को L1 मैंने कहा ये तो पता ही नहीं है, ट्रेन L2 की दूसरी वाली की भी लेंथ नहीं पता है, पार करने में इतने सेकंड का समय लग रहा है, इतना डेटा है अपने पास, ये डेटा सिर्फ अपने पास है। क्या इस डेटा से ट्रेन एक्स की लेंथ यानी ये निकालना संभव है? ये तब निकलेगा जब ये होता दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ। अगर दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ होता तो पहले वाली ट्रेन की लेंथ बड़े आराम से निकल जाती। तो हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट, पहले स्टेटमेंट से डाटा नहीं आए, अकेले ये इंडिपेंडेंट नहीं है। सही हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कहना अब ऐसा नहीं है कि पट से कुछ हो, देखो फर्स्ट नॉट सफिशिएंट तो कहीं है ही नहीं, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं, दूसरे वाले को भी चेक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दूसरा वाला कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन y इज 50% लेस देन ट्रेन x। अगर मैं कहूं आपसे कि लेंथ ऑफ ट्रेन x इज z, तो ट्रेन y की 50% लेस, 50% लेस से आप ऐसा कर लीजिए कि अगर हम इसको कह दें कि ये 2x है, 2z मान लीजिए, 2z, तो 50% लेस मतलब ये केवल और केवल z हो जाएगी, दोनों की लेंथ दिया हुआ है। तो अकेले स्टेटमेंट 2 से भी कुछ नहीं निकल रहा है, फाइंड तो हो नहीं रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है ऑप्शन देखकर, बोथ टुगेदर यानी फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, बोथ टुगेदर सफिशिएंट, यहां से हो सकता है। अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट और दूसरे वाले स्टेटमेंट को आपस में मिला दूं, तो ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल ये 30 और 20 मिलकर हो जाएंगे 50 प्लस 50 इज इक्वल टू दोनों ट्रेनों की लेंथ, एक की ट्रेन की z हमने मान ली है और दूसरी की 2z मान ली है, तो 2z प्लस z और नीचे हो जाएगा 6, 50 इज इक्वल टू 3z अपॉन 6, 3 से ये 2 बार भी, z की वैल्यू आ गई 100। z की वैल्यू अगर 100 आ गई तो z हमने किसको माना था? ट्रेन y की लेंथ। पूछा किसका है? x की, तो x की पूछा था, आगे यहाँ पे x की लेंथ 2z मैंने माना था, तो 200। यानी क्या हुआ इस सवाल का जवाब? इस सवाल का जवाब ये है कि जब हम दोनों स्टेटमेंट को मिला रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट को आपस में मिला रहे हैं, तब जाके दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। अकेले अकेले तो दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं। ये होता है डीएस। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है समझ में। कह रहा है आपसे कि स्पीड ऑफ, नहीं, साइड ऑफ स्क्वायर is 3.5 centimeter more than the radius of the circle, what will be the area of square? ठीक ठीक, कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, 3.5 सेंटीमीटर ज्यादा है, मोर है, किससे? रेडियस ऑफ सर्कल से, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हम लोग इसको r मान लेंगे, ये r प्लस 3.5 हो जाए। डन, देखते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर बताइए, एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमें फाइंड करना। ठीक है,
आओ जरा पढ़ते हैं। ये तो मेरा मेन स्टेटमेंट ऊपर वाला हो गया जो मुझे फाइंड करना। मैंने कहा जरा पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ना। कह रहा डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल 45। भैया डायमीटर का होता है हो 2 पाई आर, डन। और सॉरी, सर्कमफेरेंस का होता है 2 पाई आर। डायमीटर क्या होता है? त्रिज्या का डबल 2 आर। 2 आर ये 45। ठीक है, अगर ऐसा है तो दोनों में से 2 आर अगर हम लोग कॉमन कर लें तो पाई 22/7 -1 की वैल्यू होगी 45। ठीक है, 2 × R कितना हो जाएगा? 15/7 बराबर 45। 15 तिया 45। ठीक है भैया, R की वैल्यू 21/2 10.5। अगर 10.5 R आया तो R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल अगर R है तो आप इस बात को समझ सकते हैं इस साइड ऑफ स्क्वायर इस R से 3.5 ज्यादा है, यानी 3.5 अगर हम ऐड कर दें तो हम कहेंगे 14 होगा सर। दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर, ए मैं लिखता हूं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला जा सकता है। एरिया कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196 निकाला जा सकता है। डन। दूसरा निकल ही गया। दूसरा आपसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 50% मोर देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो 50% ज्यादा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल से। ठीक है, आगे कह रहा है हुज लेंथ इज 50। लंबाई तो 15 है, चौड़ाई से 50% ज्यादा है ये। ठीक, ये भी बात सही है। कह रहा है रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 × 22/7। 2 पाई आर 2 × 22/7 और आर हमने कह दिया इसको ले लो 3x। ठीक, 3x ले लो। डन। इसके बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 2x + 50, ब्रेथ थी 15। चौड़ाई कह रहा था कि 50% रेडियस की ज्यादा है, इसका मतलब ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 2x, तभी वो 50% ज्यादा कहलाएगी। कम कर दो इसको और दिस इज इक्वल टू 3/2 के बराबर। 3/2 के बराबर। और जरा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बच रहा है इसमें। 2 से ये 2 कटा, 3 से ये 3 कटा, और कोई किसी से कटा भैया? कटा। 7 आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा यहाँ। तो 44x 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14x, 15 सत्ते 105। दिस इज इक्वल टू 1/1। तो 44x इज इक्वल टू 14x + 105। ये घटाएंगे तो आ जाएगा 30x बराबर 105। x की वैल्यू अगेन 3.5। अगर x 3.5 आया तो वही बात है, ये हमने क्या मान लिया था? रेडियस कितना होगा? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर 3.5 प्लस 3.5 प्लस 10.5। देन दोनों मिलकर कितने हो गए? अगेन हो गया 14। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196। इसका भी 196 आया। ठीक, इसका भी 196 आया। और
इसका भी 196 है। दो स्टेटमेंट थे मेरे पास, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, दोनों से इंडिपेंडेंट तरीके से बिना मर्ज किए इंडिपेंडेंट तरीके से दोनों से आया 196। और अगर इंडिपेंडेंट तरीके से दो स्टेटमेंट से सेम जवाब आते हैं, उस केस में लगाया जाता है क्या, आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। या तो पहला स्टेटमेंट पर्याप्त है या फिर दूसरा स्टेटमेंट अकेले पर्याप्त है, दूसरे की आवश्यकता नहीं। तो पहला और दूसरे से अगर सेम आंसर आता है तो हमेशा आइदर और लगाया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट तरीके से। ये थे टोटल 35 क्वेश्चंस। आगे इनइक्वालिटी है, आप लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई दम नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो ये था संडे का मॉक टेस्ट का सलूशन, जिसको आप आगे बेहतर अंदाज में करके जाते हैं। ये था टोटल क्वांट का सलूशन। ये लास्ट संडे ये 151 नंबर के सिकंदर हमारे, जो टेस्ट को जीतता है, टेस्ट को टॉप करता है, भीड़ में आगे निकलता है, घोड़े की रेस को तैयार करके आगे निकलता है, टांगों को मजबूत करता है, दिमाग और कलम को रफ्तार पकड़ाता है, उनको कुछ इस तरीके से नवाजा जाता है। तो लास्ट टेस्ट के विनर हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी तैयारी जबरदस्त करें, ताकि आपको भी ये मौका मिले, इस तरीके से आपको भी सम्मानित किया जाए, है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी सोल्यूशन की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।